एक देशीय परीक्षाओं हेतु भारतीय संविधान का हम अध्ययन कर रहे हैं और इस कड़ी में हमारा आज तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो भारत का संविधान है, हमारे संविधान की विशेषताएं क्या हैं। पहली विशेषता यही है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब सोचने की बात यह है कि लिखित संविधान शब्द क्यों प्रयोग किया गया है। क्या ऐसा संभव है कि संविधान को लिखा ही ना जाए? तो बिल्कुल संभव है। उदाहरण के लिए देख सकते हैं ब्रिटेन में संविधान लिखा नहीं गया है, तो कानून का पालन कैसे होता है, देश कैसे चलता है। वहाँ पे संविधान का अर्थ है परंपरा। कई चीज़ों की वहाँ पे परंपरा बनी हुई है। कैसे देश चलेगा, परंपरा के आधार पर ही देश चलता है। काफ़ी सभ्य देश है, इसलिए ऐसा वहाँ पर संभव है। और अगर हम देखें तो भारत में भी कई चीज़ें परंपरा से होती हैं, भले संविधान में नहीं लिखी हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा में एक उपसभापति होते हैं। सभापति तो उपराष्ट्रपति होते हैं, सबको पता है। एक उपसभापति भी होते हैं, जो हमेशा हम देखते हैं कि विपक्ष से बनाए जाते हैं। विपक्ष से बनाए जाते हैं, ऐसा कहीं संविधान में नहीं लिखा है, फिर भी हम बनाते हैं क्योंकि ये परंपरा है। तो भारत का संविधान लिखित है, लेकिन दुनिया के तमाम देशों में परंपरागत संविधान चलता है जो लिखा नहीं गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्शन आज के लेक्चर का है वो यही है कि भारत का जो संविधान है वो विभिन्न स्रोतों से उसका निर्माण किया गया है। तमाम जगह से महत्वपूर्ण अंश लिए गए हैं। अगर हम सबसे महत्वपूर्ण अंशों की बात करें तो फिर अमेरिका से आरंभ करते हैं। मौलिक अधिकार जो आपके हैं, इनके बारे में अभी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से लिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार हो गया। दूसरी चीज़ महाभियोग। महाभियोग आप कब चलाते हैं? जब आपको अपने राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति को हटाना रहता है तो हम महाभियोग चलाते हैं। इसी की तरह सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जज हैं, न्यायाधीश हैं, जो उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के, उनको भी हम हटाते हैं तो वो प्रक्रिया हमने कहाँ से ली है? अमेरिका से ली है। इसके अलावा न्यायपालिका जो है हमारे यहाँ पे स्वतंत्र है। ये व्यवस्था, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है, वो भी हमने अमेरिका से ही अपने यहाँ पे भारत में ली है। न्यायपालिका से संबंधित कोई भी अगर प्रश्न आता है तो काफ़ी इसकी संभावना रहेगी कि अमेरिका से लिया गया है, तो आप निश्चित तौर पे उस पर टिक लगा सकते हैं। ब्रिटेन, चूँकि यही लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, तो ऐसा काफ़ी कॉमन सेंस है कि हमने तमाम चीज़ें उनके यहाँ से अपने संविधान में ली होंगी। सबसे उसका प्रमुख उदाहरण है क्या कि संसदीय सरकार। हमारे यहाँ पर जो सरकार है, संसद रहेगी, उससे सरकार बनेगी। ये हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। उसके बाद एकहरी नागरिकता, यानी कि आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर मणिपुर तक, कहीं भी आप चले जाएं, आप भारत के नागरिक हैं। नागरिकता राज्य के आधार पे नहीं है, वरन पूरे देश के आधार पे है। जो एकहरी नागरिकता है वो भी कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। इसके अलावा संसद के तथा सांसदों के कुछ विशेषाधिकार होते हैं, वो विशेषाधिकार भी हमने कहाँ से लिए हैं? हमने ब्रिटेन से लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण चीज़ों का केवल अध्ययन करेंगे परीक्षा के लिए। आयरलैंड से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं आगे हम पढ़ेंगे विस्तार से। फिलहाल याद कर लीजिए कहाँ से लिया गया है, तो आयरलैंड से लिया गया है। दूसरी चीज़ है राज्यसभा में जो सदस्य नामित किए जाते हैं, वो भी हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है अपने संविधान में। यानी राज्यसभा में जो नामित सदस्य होंगे वो कहाँ से उनकी प्रक्रिया ली गई है? आयरलैंड से ली गई है। मौके पे कितने नामित किए जाते हैं? फिलहाल 12 नामित किए जाते हैं, याद कर लीजिए। जर्मनी से क्या लिया गया है कि जब देश में आपातकाल लगेगा, अगर आपातकाल जर्मनी से नहीं लिया गया है, इसका विशेष ध्यान रखें। आपातकाल जर्मनी से नहीं लिया गया है, लेकिन जब आपातकाल लगेगा उस दशा में हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, मौलिक अधिकारों का उस समय क्षय हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएंगे, आप उनका प्रयोग नहीं कर पाएंगे, न्यायालय नहीं जा पाएंगे। ये व्यवस्था जर्मनी से ली गई है। फ्रांस की अगर हम बात करें तो गणराज्य जो है, भारत एक गणराज्य रहेगा, गणतांत्रिक देश रहेगा, ये फ्रांस से लिया गया है। दो शब्द होते हैं, एक लोकतंत्र होता है, गणतंत्र होता है। अंतर सीख लें, आवश्यक है और बहुत आसान है, लेकिन प्रायः लोगों को नहीं पता रहता इसके बारे में। आपका देश कौन चला रहा है? जो व्यक्ति चला रहा है वो सरकार का मुखिया होगा, यानी लोकतंत्र का संबंध सरकार के मुखिया से है। सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। अगर देश का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है तो वो देश एक लोकतांत्रिक देश है। गणतंत्र का मतलब है राष्ट्र के मुखिया से।
राष्ट्र का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। अगर कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्र का मुखिया बन सकता है, तो वो देश एक गणतांत्रिक देश होगा। भारत की बात करें, दोनों पद अलग होते हैं। भारत में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, लोकतंत्र हो गया। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बन सकता है, गणतंत्र हो गया। क्या हर जगह दुनिया में ऐसा है? बिल्कुल नहीं है। अगर ब्रिटेन की बात करेंगे तो वहाँ पे प्रधानमंत्री होता है, तो ब्रिटेन एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन वहाँ पे राष्ट्रपति नहीं होता। वहाँ पे राजा और रानी रहते हैं, उन्हीं के परिवार का ही कोई सदस्य, प्रिंस विलियम वगैरह, महारानी एलिजाबेथ, सब चलता रहता है उनका अपने यहाँ पे। तो ब्रिटेन एक गणतांत्रिक देश नहीं है। अमेरिका की अगर बात करें उदाहरण के लिए, तो वहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति एक ही पद होता है, राष्ट्रपति कहते हैं उसको वहाँ पे। अमेरिका फिर लोकतंत्र भी हो गया, गणतंत्र भी हो गया। दक्षिण अफ्रीका पे आ जाते हैं। संविधान हमने बनाया, मान लीजिए उसमें कोई संशोधन करना है, तो संविधान में जो संशोधन करना है उसकी प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है ये, इसको स्टार मार्क कर लें। और इसके अलावा राज्यसभा में भी हमने देखा कि जो नामित किए जा रहे थे वो तो हमने आयरलैंड से लिया है, लेकिन जो निर्वाचन किया जाएगा, बाकी लोग जो हैं उनका चुनाव कैसे होगा? उनका चुनाव होगा जो प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका अपनाता था, वही हमने अपने यहाँ पे अपना ली है। कनाडा की बात करें तो कनाडा से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ली गई है, याद कर लें उसको। भारत में अगर हम सरकार देखते हैं तो कैसी है? संघीय सरकार है। संघीय सरकार का क्या अर्थ है? संघीय सरकार का अर्थ है कि एक सरकार केंद्र पे भी है और एक राज्य पे भी है। यानी अगर ये पूरा देश हो गया तो एक तो पूरे देश के लिए एक सरकार हो गई, जो केंद्र सरकार हो गई आपकी। और इसके अलावा हमने अपने देश को छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया और हर राज्य में एक राज्य सरकार हो गई। ऐसा अगर ढांचा है सरकार का कि केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी है, तो हम संघीय सरकार कहते हैं। लेकिन भारत में जो संघीय सरकार है वो कैसी है? उसमें जो देखा जाए तो एकात्मक सरकार जो है ये संघ वाली, ये इसके पास शक्ति ज़्यादा है। राज्य सरकार कमज़ोर है, राज्य सरकार कमज़ोर है, केंद्र सरकार अधिक मजबूत है। यानी कि एकात्मक पूर्वाग्रह है। ये शब्द याद कर लीजिए। एकात्मक पूर्वाग्रह अगर पूछा जाता है कहाँ से लिया गया है तो कनाडा से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से बहुत महत्वपूर्ण दो चीज़ें ली गई हैं। एक हम याद करेंगे क्या है? समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची क्या है? देखिए, कुछ मुद्दे पे केंद्र सरकार नियम बनाती है, कुछ पे राज्य बनाते हैं और कुछ पे दोनों बनाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बैंक की बात करें, बैंक से संबंधित कोई नियम है तो केंद्र सरकार बनाएगी, यानी वो केंद्रीय सूची का विषय हो गया। राज्य की बात करें, पुलिस राज्य सरकार के पास होती है, उससे संबंधित नियम कानून पुलिस बनाती है। कुछ ऐसे विषय हैं लेकिन जिन पे दोनों सरकारों को शक्तियाँ मिली हुई कानून बनाने की। उदाहरण के लिए हो गया वन, हो गया शिक्षा, हो गया, यानी ऐसे विषय जिन पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों लोग अपने अपने कार्य क्षेत्र में रहकर कानून बना सकते हैं, वो समवर्ती सूची में होते हैं। वो कहाँ से लिए गए हैं? ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। दूसरा और बहुत महत्वपूर्ण क्या है? संयुक्त बैठक। ये हम आगे पढ़ेंगे, अभी बस इतना बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा में अगर मतभेद हो गया कोई कानून पास कराने को लेकर, तो उन दोनों की एक संयुक्त बैठक होती है। और ये प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। रूस की बात करें अगर हम, तो रूस से दो चीज़ें ली गई हैं जो याद करने वाली हैं। पहला बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके जैसे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं, यानी जैसे मौलिक अधिकार होते हैं वैसे आपके मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। देश के प्रति आपके कुछ कर्तव्य हैं, और ये हमने कहाँ से लिया है? रूस से लिया है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ हमने क्या है? जो न्याय की व्यवस्था करी गई है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, हर प्रकार का न्याय सबके लिए भारत में रहेगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, ये हमने रूस से लिया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, भारत सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि जो हमारा संविधान है मूलतः उसकी जो आधारशिला है वही भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है। इससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे संघीय ढांचा जो भारत का है, एक केंद्र सरकार होगी, एक राज्य सरकार होगी, ये हमने इसी से लिया है। संघीय ढांचा यहाँ से लिया है, लेकिन संघीय ढांचा में क्या होगा? एकात्मक पूर्वाग्रह, वो हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। इसके अलावा हमारा न्यायपालिका का जो स्वरूप है, हाई कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, एक ज़िले पे होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब हमने कहाँ से लिया है? इसी से लिया है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग होगा, जिसकी परीक्षा पास करके आप सभी लोग अधिकारी बनेंगे, ये सारा भी कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है।
इन सारे चीज़ों को एक बार वीडियो रोक कर पुनः जाके आप याद कर लेंगे, क्योंकि इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछे जाते हैं और सबको सारे क्वेश्चन कंठस्थ होने चाहिए। फिर हम पढ़ रहे थे संविधान की विशेषताएं। संघीय व्यवस्था है भारत में, मैंने बता दिया कि ये अगर पूरा देश है तो पूरे देश में एक केंद्र सरकार है और देश को हमने कई छोटे छोटे राज्यों में बांट दिया और हर राज्य में एक राज्य सरकार है। भारत का जो संविधान है वो संघीय व्यवस्था की बात करता है, केंद्र सरकार भी होगी और राज्य सरकार भी वहाँ पे मौजूद रहेगी। और एकात्मक पूर्वाग्रह है, यानी कि केंद्र सरकार हमारी कहीं ना कहीं राज्य सरकार से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होगी, इसकी हमने बात कर ली है। संसदीय सरकार मतलब क्या है? संसद होगी। वैसे देखा जाए तो जो सरकार होती है उसके 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका और विधानपालिका और तीसरा होता है, सबको पता है, न्यायपालिका। तो संसदीय सरकार में क्या होता है कि जो कार्यपालिका है वो इसी विधानपालिका से उसका अंग होती है, उससे निकली हुई होती है। जैसे कि भारत में सांसद का चुनाव होता है, सब लोग सांसद का चुनाव जीत के संसद जाते हैं, तो सारे जितने भी संसद में हमारे सांसद बैठे हुए हैं सब लोग विधानपालिका के तो सदस्य हैं। उसमें जो पार्टी जीत जाती है, जिसकी मेजॉरिटी आती है, उसी से हम सरकार बनाते हैं। तो ये जो सरकार है ये कार्यपालिका है और ये विधानपालिका से ही निकल के बनी है, इस वजह से ये संसदीय सरकार है। संसदीय सरकार में क्या होता है? एक प्रधानमंत्री होता है और उसका मंत्री परिषद रहता है, और ये प्रधानमंत्री और उसके मंत्री परिषद किसके लिए जवाबदेह होते हैं? विधानपालिका के लिए। एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका है। 2 शब्दों पर ध्यान देंगे यहाँ पर। एकीकृत क्या है? एकीकृत मतलब है कि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी न्यायपालिका एक सूत्र में बंधी हुई है। यानी पहले आपकी जिला अदालत है, जिला अदालत के बाद आपका उच्च न्यायालय है और अंत में उच्च न्यायालय के भी ऊपर देश में सर्वोच्च न्यायालय है। आप सबसे पहले जिला अदालत में गए, वहाँ आपके जो फैसला आया, पक्ष विपक्ष जो भी है, आप उससे खुश नहीं हैं, आप यहाँ चले गए, यहाँ से भी आप नहीं खुश हैं तो यहाँ तक चले गए। तो ये एकीकृत है, पूरी एक सूत्र में ये सब बंधा हुआ है। स्वतंत्र क्या है? न्यायपालिका पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उसमें जो भर्तियाँ होती हैं और उसकी जो कार्यशैली है, इन सारी चीज़ों में कार्यपालिका और विधानपालिका का किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। न्यायपालिका इस वजह से स्वतंत्र है। मौलिक अधिकार की बात करेंगे आगे, तो हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल समझ लेते हैं केवल होता क्या है मौलिक अधिकार, जिसे इंग्लिश में हम लोग फंडामेंटल राइट कहते हैं। फंडामेंटल राइट्स ये क्या है? मौलिक किस लिए है? ये मौलिक शब्द का यहाँ पे अर्थ ये है कि जो मौलिक कानून है देश का वो क्या है? जिस कानून से बाकी सारे कानून निकले हुए हैं। मूलभूत कानून हमारा क्या है? संविधान है। फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। और इस संविधान ने जो अधिकार प्रदत्त किए हैं बस वही आपके मौलिक अधिकार हैं। संविधान ने जो अधिकार प्रदत्त किए हैं वही मौलिक अधिकार है, क्योंकि संविधान आपका मौलिक कानून है, देश का फंडामेंटल लॉ है। क्या है? आगे हम विस्तार से इनके बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या है? मौलिक अधिकार जो हैं वो आपके अधिकार हैं। सरकार अगर उसका पालन नहीं कर रही तो आप उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं। परंतु कई ऐसी चीज़ें हैं जो आदर्श स्थिति में देखा जाए तो राष्ट्र में होनी चाहिए। जैसे सबको रोजगार मिलना चाहिए और अमीर गरीब के बीच में बहुत ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए। देश में कृषि का विकास होना चाहिए। इसी प्रकार तमाम चीज़ें हैं जो आदर्श हैं, होने चाहिए, लेकिन देश में उतने संसाधन नहीं हैं। आज सरकार को बाध्य नहीं कर सकते उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें संविधान में नीति निर्देशक तत्व में डाल दी। यानी नीति, भारत की जो पॉलिसी बनेगी, सरकार की जो नीतियाँ होंगी, उनको ये निर्देश यानी कि डायरेक्शन देंगे। ये होना चाहिए। फिलहाल सरकार अपनी अपनी क्षमता के अनुरूप इनको करती है, ये भी संविधान का एक अंग है। मौलिक कर्तव्य हम बात कर लेते हैं। जैसे मौलिक अधिकार हैं उसी प्रकार से मौलिक कर्तव्य हो गए। देश का जो मौलिक कानून है संविधान, उससे जो कर्तव्य आपको उसकी वजह से करने पड़ते हैं, जो उसमें लिख दिए गए हैं, मेंशन कर दिए गए हैं, वही आपके मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए। महत्वपूर्ण यहाँ पे एक ये फैक्ट है कि स्वर्ण सिंह कमेटी थी, उसकी सिफारिश पे ये संविधान में जोड़े गए
जो मूल रूप से संविधान हमारा बना था 26 नवंबर 1949, याद करिए, उसमें आपके मौलिक कर्तव्यों का जिक्र नहीं था, उसमें ये नहीं थे। तो ये जोड़े कब गए? 42वां संशोधन हुआ 1976 में, बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से। 42वां संशोधन 1976 में हुआ, उससे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। किस अनुच्छेद में है ये? तो ये 51A यानी हिंदी में 51 का में मौलिक कर्तव्य रखे गए हैं। स्वर्ण सिंह समिति थी, उसकी सिफारिश के बाद ये रखे गए थे। धर्मनिरपेक्षता, हम इसकी बात करेंगे। संविधान में धर्मनिरपेक्षता की बात की गई है। उसके दो मॉडल देखने को मिलते हैं, एक पाश्चात्य मॉडल है, एक भारतीय मॉडल है। पाश्चात्य मॉडल क्या कहता है कि ये अगर आपका राज्य है और ये अलग अलग धर्म है, तो इनको ना इससे मतलब है ना इससे मतलब है, यानी धर्मों से ये कोई मतलब नहीं रखना चाहते, कोई मतलब नहीं है। भारत में बोला गया कि ये बहुत नेगेटिव एटीट्यूड है, अच्छा दृष्टिकोण नहीं है, इसलिए भारत ने ये बोला कि हम सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे। कोई धर्म हमारा खास नहीं, ये हिंदू हैं, ये मुस्लिम हैं, ये ईसाई हो गए, क्रिश्चियन, ये जैन, सिख, मतलब तमाम धर्म हैं, सभी धर्मों से हम बराबर की दूरी रखेंगे। ये भारत का मॉडल है। अमेरिका कहता है, अमेरिका क्या कहता था? अमेरिका ये कहता था कि हमें किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। ये पाश्चात्य मॉडल हो गया। इंडिया कहता है सर्वधर्म समभाव, सारे धर्मों से समान दूरी बना के रखेंगे, कोई हमारा चहेता नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं, ये भारत का है। और 1976 में भी ये शब्द जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उससे ये भी भारत में जोड़ा गया, इसके पहले नहीं था। और कहाँ पे जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में जोड़ा गया। जो प्रस्तावना है संविधान की, उसमें ये शब्द 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आपका संविधान आपको देता है। सार्वभौमिक शब्द का अर्थ है कि हर जगह पे मिल रहा है, यूनिवर्सल है, यानी कि आप देश के किसी भी हिस्से में हो। ऐसा नहीं होगा कि उत्तर भारत के लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया, दक्षिण में नहीं दिया गया, पूर्व में नहीं दिया गया। तो कहीं भी हैं आप भारत में, आपको अधिकार है। और वयस्क का मतलब क्या है कि बच्चे फिर नहीं वोट कर सकते। पता चला 5th क्लास के बच्चों ने अपनी सरकार बना ली, तो कम से कम आपको 18 वर्ष का होना पड़ेगा मत देने के लिए अपना सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ये बात रही। इंग्लिश में इसे यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज कहते हैं। आपातकाल की भी व्यवस्था संविधान में की गई है। कई बार देश ऐसी परिस्थितियों से गुजरता है जब संकट आ जाता है देश के ऊपर। 3 प्रकार का आपातकाल हो सकता है, जैसे एक राष्ट्रीय आपातकाल है, और एक हम जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं, संवैधानिक आपातकाल हो गया, और एक हमारा वित्तीय हो गया। जब हम आपातकाल के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में काफ़ी विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन इसकी व्यवस्था संविधान में की गई है, जानना आवश्यक है। अंतिम पॉइंट है आज का, त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था, यानी इंग्लिश में जिसे हम कहते हैं 3 टियर गवर्नमेंट। जो आपका संविधान है उसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था है। सबसे ऊपर का जो स्तर है आपका, आपने पढ़ लिया है, केंद्र सरकार का है, और उसके बाद दूसरा स्तर हमारा राज्य सरकार का है, और तीसरा स्तर हमारा क्या है? स्थानीय सरकारें हमारी होती हैं, लोकल गवर्नमेंट, जैसे जिसमें क्या है? पंचायत है और नगर निगम इत्यादि है। इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ये हमारे मुख्य जो संविधान है उसकी विशेषताएं हैं।